नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स शाइन में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर 12th क्लास का गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसी के हमने दो एप्लीकेशन तो कर लिए थे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हमने एक परावैद्युत पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि एक इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट है जो कि चार्ज है और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि हमारे पास कोई शीट बना हुआ है और ये टोटली पूरी तरीके से चार्ज है। इस शीट से, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, जो हमने शीट लिया है ना, तो हमने तीन तरह के आवेश घनत्व पढ़े थे। अगर हम परत ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसके लिए हम कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसका मान कितना होगा, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इस शीट की वो है सिग्मा। मतलब इस पूरे के लिए अगर हम निकालें, जैसे पूरे का एरिया S है और डेंसिटी सिग्मा है, तो पूरे के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू S, क्योंकि ये एक यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है ना। इकाई क्षेत्रफल के लिए आवेश का मान, उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, उसका मान सिग्मा है। तो इकाई के लिए मान सिग्मा है, तो S अगर इसका अगर S एरिया के लिए हमने इसका निकाला है, चार्ज फॉर एरिया S इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S, है ना। तो ये तो हो गया इसका चार्ज वाली वैल्यू। ओके, तो हमारा जैसे हमने कल जो लॉन्ग वायर था उसके लिए जब कैलकुलेट किया था, तो वहां हमने वैल्यू रखी थी कि जो हमारा वायर था उसके लिए जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैलकुलेट करने के लिए इसके यहाँ पर जैसे उसमें जैसे 2 पॉइंट माने, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे। जैसे ये है एस डी एस, ये भी डी एस है और ये भी डी एस है। ठीक है, एक ऊपर है पॉइंट और एक नीचे है, और इसके कारण यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटेंसिटी निकालनी थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इसे हम नाम ले देते हैं DE1। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगी DE2। अब हम देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम जैसा हमेशा करते हैं उसी तरीके से इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। कंपोनेंट्स निकालेंगे तो यहाँ मान हो जाएगा DE2 साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा DE1 साइन थीटा। दोनों एरिया सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, तो DE1 और DE2 इन दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, DE1 इज इक्वल टू DE2। दैट मीन्स DE साइन थीटा 1, DE1 साइन थीटा, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के प्रभाव को, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचा, DE1 cos थीटा और इसका भी DE1 cos थीटा, सॉरी DE2 cos थीटा। अब ये जितने भी कंपोनेंट आप उसको देखिए कि ये वाले जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाले थे वो एक्चुअल में शीट के कैसे हैं, पैरेलल है, और ये जो cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो शीट के कैसे, किस डायरेक्शन में है, यहां से अगर हम निकाले तो शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। शीट ऐसे रखी हुई है और हमारा जो एंगल, जितने भी कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो इस डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो ऑल वर एट 90 डिग्री। तो जितने भी लंबवत घटक हैं, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके, और यहाँ पर जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो सारे, अगर आप कोई सा भी पॉइंट लो तो उन सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम हम गॉस एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें गॉस एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर जब गॉस एप्लीकेशन अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने लंबवत तार के लिए किया था, है ना, अनंत तार के लिए एक गाउसियन पृष्ठ माना था, एक बेलन की जैसा एक सिलेंडर माना था, उसी तरीके से मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया कि जैसे वायर था, वायर को तो हम एनक्लोज कर सकते हैं किसी सिलेंडर से, और लेकिन एक शीट को कैसे करेंगे, तो अब हम इसमें किस तरीके से मानेंगे कि ये शीट तो यही रहेगी और जो हमारा सरफेस है वो इस तरीके से होकर निकलेगा, इसको क्रॉस करता हुआ हमारा सरफेस निकल रहा है, इसको डॉटेड भी बना सकते हैं आप, है ना। और ये इस तरीके से हमारा ये गाउसियन सरफेस है, पिल बॉक्स, गाउसियन पिल बॉक्स भी कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। वो कैसा है, एक सिलेंडर है और जो सिलेंडर है वो जो हमारी शीट है उसको क्रॉस कर रहा है। ये शीट पहले की तरह ही चार्ज है
यूनिफॉर्मली चार्ज है। ओके, अब सिमिलरली उसमें जैसे 3 फील्ड थे, इसमें भी 3 फील्ड होंगे। तो फर्स्ट फील्ड इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड वन इज द कर्व सरफेस एरिया। तो पहला तो हमारा ये हो जाएगा, यहां से हमने माना, दूसरा हमने इस कर्व सरफेस पे मान लिया, और तीसरा हमने कहा मान लिया इधर S1 S2 S3। अब हम इसके डायरेक्शन को भी कंसिडर कर लेते हैं। S1 S2 S3, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस शीट के कारण, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, तो E इधर ही होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर शीट के कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, तो यहाँ पर E की वैल्यू हो जाएगी, E तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ फिर से इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा यहाँ 0 डिग्री हो जाएगी। तो हम टोटल के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारी फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होता है। जब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा E ds1 E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। ओके, तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो E s, क्योंकि हमने इसका एरिया कितना माना है, S1 माना है ना, और ये तीनों के एरिया जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो ES और cos, सॉरी अगर इसको हम ऐसे लिख दे E ds1, पहले ऐसे लिख देते हैं ना, cos 0 डिग्री प्लस E ds2 cos 90 डिग्री प्लस E ds3 cos 0 डिग्री। अब ये cos 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास फाइनली बचेगा E ds1, E भी कांस्टेंट है, और अगर हम इंटीग्रेशन करें ds1 का, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ ds3 cos 0 की वैल्यू 1, तो ये ds1 और ds2 इन दोनों की वैल्यू सेम है s, तो ये हो जाएगा es प्लस es इज इक्वल टू 2es। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, ये फाई की वैल्यू होगी। यहां से अभी तक हमने गॉस लॉ अप्लाई नहीं किया, अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ इज फाई इज इक्वल्स टू समीशन क्यू, मतलब जितना भी एनक्लोज चार्ज होता है उसकी वैल्यू। तो समीशन क्यू की जगह पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीशन क्यू की जगह क्या है, सिग्मा एस, हमने पहले निकाल लिया था चार्ज, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फाई की वैल्यू आ रही है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ रही है 2es, दोनों फाई की वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट और is equals to 2es, s will be cancelled out with s, so E is equals to sigma upon 2 epsilon naught. Sigma is equals to constant, sigma is constant है क्योंकि डेंसिटी है, epsilon naught is also constant, तो E की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है फॉर अ शीट, its value is constant because depending upon the constants. ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है अपरिमित समावेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग शीट। इसमें और पहले वाले में सिर्फ छोटा सा अंतर है कि वो थी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में और ये हमारा है चालक, है ना। तो चालकों की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको अगर जब चार्ज दिया जाता है तो उसके बॉडी के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता, उसके सरफेस पे रहता है। जैसे कि हमारे ये अगर हम इस कंडक्टिंग शीट को, अगर ये कैसी है, इनफाइनाइट है, ये शीट है, तो अगर इसको हम चार्ज करेंगे तो ये चार्ज इसकी केवल आउटर सरफेस पर ही रहेगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर कभी बारिश होती है और बिजली गिरती है तो हमें कार के सब शीशे वगैरह बंद करके अगर हम कार के अंदर बैठ जाए, ठीक है, और अगर बिजली गिरती है तो हमें करंट या हम पर बिजली नहीं गिरेगी, क्योंकि जो कार की बॉडी कैसी होती है, आयरन की होती है, और वो कैसी होती है, कंडक्टिंग होती है। तो जितना भी चार्ज होगा वो अपने आउटर सरफेस पे लेगा, अंदर तो उसमें रहेगा नहीं।
उसी तरीके से। तो जितना भी हम चार्ज देंगे तो वो इसके बाहर वाले जो सरफेस है उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला जो डेरिवेशन था और इस वाला डेरिवेशन बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो अचालक थी, डाइलेक्ट्रिक थी, और ये चालक है। और इसके कारण यहाँ पर जो हम पिल बॉक्स लेंगे, गाउसियन पिल बॉक्स ही लेंगे, सिलेंड्रिकल ही लेंगे, बस डेरिवेशन में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसको इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, और इसमें जो छोटा सा जो माइनर डिफरेंस है वो आप लोगों को समझना चाहिए। ओके, तो ये हमारी शीट है। इससे यहाँ आर डिस्टेंस की बात कर रहे थे, उसी तरीके से पी हमने पॉइंट लिया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है ना, और अगर हम इसके लिए वापस पिल बॉक्स अगर कंसीडर कर लेते हैं, है ना, एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और इस सिलेंडर के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके पहले जो हमने पहले की तरह किया है कि आवेश घनत्व कितना होगा, चार्ज डेंसिटी, तो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी पहले की तरह ही सिग्मा। ओके, क्योंकि जब हम सरफेस की बात करते हैं तो चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा को कंसीडर करते हैं। इस पूरे का अगर एरिया ए है ना, तो ए क्षेत्रफल के लिए आवेश, चार्ज फॉर ए एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि भाई एकांक के लिए सिग्मा मान है, यूनिट एरिया के लिए सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज कितना होगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा ए। ये हमारी पहली चीज होगी। अब अगर हम इसी के लिए फाई कैलकुलेट करें तो फाई बराबर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ये हम जनरली बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट काम क्या था हमारे यहाँ पर कि हम एक गॉसियन पिल बॉक्स लें, सिमिलरली उसे 3 भागों में बांटे, ये S1 है, ये S2 है और ये वाला S3 है। उसी तरीके से इनके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, यहाँ पर होगा इस तरीके से, यहाँ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो वापस थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री बन जाए, क्योंकि हमने जो एरिया लिया है ds वो यहाँ लिया है। ठीक है, फर्स्ट के लिए। थर्ड के लिए सिमिलरली आप ds ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब इसको हमने पिल बॉक्स को लिया है तो अब कंडक्टिंग शीट है, पहले वाली में कंडक्टिंग शीट क्रॉस हो रही थी इस तरीके से। ओके, इसमें क्रॉस नहीं होगी, इसमें यहीं आके रुक जाएगी। तो जो थर्ड जो एरिया ले रहे हैं, जो हमारा सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर जो पार्ट है ना, बेस कह सकते हैं उसको, वो यहाँ आके टच हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज अगर चार्ज नहीं है तो E इज इक्वल टू kg/r² होता है, Q है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे जो E की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0। ठीक है, अब तो आगे ये समझ में। अब इसको हम वापस फॉर्मूले वाइज लिख लेते हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, एंड इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, E डॉट ds फॉर फर्स्ट पार्ट प्लस E डॉट ds फॉर सेकेंड पार्ट प्लस E डॉट ds फॉर थर्ड पार्ट। ओके, अब E डॉट ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए E और ds और cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन प्लस 0 प्लस 0 y, इसके लिए 0 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके, तो cos 90 इज 0, और इसके लिए 0 क्यों हुआ है, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसकी वैल्यू 0। तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा ES, है ना, 5। और अगर एरिया की बात करें तो हम यहाँ पर S नहीं यूज करेंगे, A यूज करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर A यूज कर लिया। तो फाई इज इक्वल टू EA हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ लिख देते हैं EDS। आप S भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करना है, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से वैल्यू आ गई और EA वैल्यू आ गई यहाँ से, ये से A कैंसिल, दैट इम्प्लाइज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले में आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होता है, सॉरी, जो चालक के लिए जो होता है, कंडक्टिंग के लिए जो होता है वो 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड
किसके, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए होता है। सेकंड जो सिमिलरिटी है, ये तो डिफरेंस था, सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो पूरी शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अगर हम एक स्फेरिकल शेल मान रहे हैं, मतलब एक गोलीय कोश है, ठीक है। अब गोलीय कोश के लिए तीन स्थितियां हो सकती है कि जिस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, जैसे हमने गोलीय कोश लिया है, अगर हम इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो पॉइंट इसके बाहर भी हो सकता है, इसकी सतह पर सरफेस पे भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। तो इसमें हम पहला केस कर रहे हैं जब R की वैल्यू R से ज्यादा हो। यहाँ कैपिटल R क्या है, कैपिटल R जो है वो रेडियस है, इस गोलीय कोश की स्फेरिकल शेल की रेडियस है। और अगर हम इसके लिए चार्ज डेंसिटी निकालें, गोलीय कोश की जब बात करें, तो जैसे हमने इसको क्या पूरी तरीके से चार्ज किया है विद द चार्ज Q, है ना। गोलीय कोश का जो आवेश है हमने जिससे आवेशित किया, समावेशित किया है ना, तो गोलीय कोश का जो आवेश है वो कितना है, कुल आवेश, टोटल चार्ज है वो Q, ठीक है। तो अगर हम इसमें गॉस का लॉ लगाएं तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। टोटल चार्ज हमने Q बोल दिया, इसलिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम इसमें आप क्या निकालना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में कि ये जो R पॉइंट है वो कहीं यहीं है, स्मॉल r जो वो इससे यहाँ है, ठीक है। अगर बाहर किसी पॉइंट के लिए निकालना है तो हम एक ऐसा सर्कल मान लेंगे इसके चारों तरफ, मतलब शेल मान लेंगे एक और, जिसके चारों तरफ मतलब इसको पैक कर लेंगे, ठीक है। और उसके कारण हमने यहाँ पर एक एरिया ले लिया ds, और इस ds एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल डायरेक्शन होगी, त्रिज्य सदिश होगा, है ना, परपेंडिकुलर ही होता है वो भी। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, ये भी इधर होगी। तो अगर हमें यहाँ पर इस पूरे शेल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं ना, तो वो सारे शेल्स कैसे हो जाएंगे, ये भी ds, ये भी ds, ds, मतलब सारे शेल होंगे। और हर पॉइंट पर जो हमारा जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस के, है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन होगी वो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। तो जितना भी होगा वो यूनिफॉर्मली इस ds एरिया के लिए अगर हम निकाल कर इसका अगर इंटीग्रेशन कर दे तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। तो वो कैसे निकालेंगे कि फाई इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। cos थीटा कितना मिल रहा है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहीं भी आप लोगे तो यही सिचुएशन बनेगी, है ना। इसलिए हमें पूरे के लिए इसको ऐड कर लिया, तो ये बन गया E ds cos 0 की वैल्यू 1, E ds और E और ये हमारा ds, ठीक है। तो ये जो ds है, अगर हम एक पूरा शेल है और उसके पूरा इस तरीके से ds एरिया को ऐड करें तो वो इसका बन जाएगा एरिया, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर भी फाई है और यहाँ पर भी फाई है, इक्वेट कर दो। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू Q अपॉन, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और कह सकते हैं KQ अपॉन r स्क्वायर। ये वही है टॉपिक जैसा हमने पहले पढ़ा था सिमिलरली, लेकिन अभी हमने इसको किसकी हेल्प से किया, गॉस लॉ की हेल्प से किया, और ये कितना इजी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का टॉपिक है कि जब जो रेडियस, ये जो पॉइंट लिया है P पॉइंट, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो इससे बाहर नहीं हो और इसके सरफेस पे हो। तो अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें कि अब जो पॉइंट है वो कहाँ है, इस सरफेस पे ही है, और सरफेस पे ही हम अगर ds एरिया ले लें, है ना, तो अब इस स्मॉल r की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। तो इसी का जब हम सेकंड केस करते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू r, तो डेरिवेशन सेम रहेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर। यहाँ स्मॉल r स्क्वायर था डिस्टेंस का, यहाँ कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा।
तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है और इसको हमें डेराइव करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के आगे हम लिखकर बता सकते हैं कि अब डिस्टेंस आर की जगह कैपिटल आर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें एक ऐसा पॉइंट देखना है, स्मॉल आर अब अंदर आ गया, अंदर आ गया मतलब इस गोले के अंदर है, अंदर है। तो इस सिचुएशन में स्फेरिकल शेल की जब हम बात कर रहे हैं तो थर्ड सिचुएशन होगी व्हेन r इज लेस देन r, और r इज लेस देन r इसका मतलब क्या हो गया, समेशन q होना चाहिए। और इस q, इस जो हमारा स्फेरिकल शेल है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि जो भी हम यूनिफॉर्मली चार्ज बोलिए फोर्स लिया जो हमने लिया है वो कैसा है, कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग में हमेशा चार्ज इसके सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं रहता है। ठीक है, अभी मैंने कार का एग्जांपल भी आपको बताया था उसी तरीके से। तो वो शैल ही हो गया, अगर कार अगर स्फेरिकल शेप की हो तो वो शैल हो गया। ठीक है, तो q इज इक्वल टू 0, सो E विल बी 0 इनसाइड द शेल। ओके, तो ये आपका थर्ड टॉपिक था। तो कल हमने 2 टॉपिक किए थे पहले वाले वीडियो में, सॉरी, और अभी हमने 3 टॉपिक किए हैं। आप इन सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनकी नोट्स बना लीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।